धर्म, अधर्म और जन सरोकार, हर मुद्दे पर होगी बात। पक्ष विपक्ष सबकी जवाबदेही होगी तय। अब न कोई चिंता, न कोई भय, भ्रष्ट लापरवाहों की खड़ी होगी खाट। उपद्रवियों की पंचायत में लगेगी वोट। देखिए पवन की पंचायत मेरे साथ सिर्फ A1 हिंदुस्तान पर। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। पवन पांडे का आपके अपने चैनल A1 हिंदुस्तान पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन की पंचायत हम शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख पार्टी है, उसके अल्पसंख्यक मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी जफर नकवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नकवी जी, बहुत स्वागत है आपका A1 हिंदुस्तान पर। आपको मेरा बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जफर नकवी जी, एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एकदम से हिलाकर रख दिया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक बता दिया था, या आम भाषा में कहें जो हमारे भारतीय समाज के जनमानस की भाषा है उसमें कहें तो गैर कानूनी करार दे दिया था, उस पर एक बड़ा फेरबदल करते हुए हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से कानूनी करार दे दिया है और उसको लेकर अब सियासी पारा भी हाई है। लोग तरह तरह से उस पर कमेंट कर रहे हैं और सबसे मुफीद शख्स मुझे आप ही लगे इस मुद्दे को लेकर बात करने के लिए। तो आज हमने आपको अपने प्रोग्राम पवन की पंचायत में आमंत्रित किया है। जफर नकवी जी, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए पवन जी, सर्वश्रेष्ठ जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला माना जाता है। उसके बाद की अग्रिम कार्रवाई के लिए अगर हम किसी और भी पटल पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया है, पूर्व में जो हाई कोर्ट के द्वारा फैसला आया था उस पर लोगों को आपत्ति थी और लोगों ने इस पे अपनी तरफ से जो उनका जो प्रश्नवाली जो उनके लिए करना चाहिए था कि लोगों ने क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इस मामले में उन्होंने माननीय न्यायालय की दरवाजा खटखटाया और यकीनन उनको माननीय न्यायालय से उम्मीद थी कि वो देश के संवैधानिक अधिकार के अनुसार अनुच्छेद 24 से लेकर अनुच्छेद 19 के अधिकार के अनुसार वो अपनी धार्मिक शिक्षा का अनुपालन कर सकते हैं, वो अपने धार्मिक तमाम क्रियाकलाप का अनुपालन कर सकते हैं। तो यकीनन ये उनके लिए इस समय हर्ष का मुकाम है कि किस प्रकार से लगातार ये कोशिश की जाती थी कि मदरसों को लगातार असंवैधानिक, गैर कानूनी, न जाने क्या क्या जैसे शब्दों से लगातार जो है बताया जाता था, संबोधित किया जाता था। लेकिन आज ये खुशी का मुकाम है तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की ओर से, आदरणीय ओम प्रकाश राजभाई की ओर से भी धन्यवाद देता हूं माननीय न्यायालय को कि माननीय न्यायालय ने देश के अल्पसंख्यक समुदाय का सम्मान करते हुए, उनकी इस्लामिक शिक्षा का सम्मान करते हुए, उनकी अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 29 तक के तमाम संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करते हुए माननीय न्यायालय ने जो फैसला किया है उसका हम सब दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। जफर नकवी जी, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम विदेशी फंडिंग को लेकर जांच कर रही है। 16,000 लगभग ऐसे मदरसे हैं और इसमें से बहुत सारे मदरसे, क्योंकि जब हर जिले पर जाकर 5 सदस्यीय टीम बनाई गई तो कई फर्जी मदरसे भी निकले हैं। लगभग 6,000 से ज्यादा ऐसे मदरसे निकले जिनको मान्यता ही नहीं थी मदरसा बोर्ड से। उनको लेकर, विदेशी फंडिंग को लेकर जांच की जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या कुछ ऐसा है जिसको छुपाए जाने की जरूरत है या फिर स्वतंत्र एजेंसी बिल्कुल निष्पक्ष होकर जांच कर सकती है भयमुक्त वातावरण में? पवन जी, इस तथ्य को और स्पष्टता से मैं आपको वर्णित कर सकता हूं। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो देश के सामने आनी चाहिए, जो तमाम लोगों के सामने आनी चाहिए, जो लगातार ये कोशिश करते हैं कि मदरसे की छवि को धूमिल किया जाए। सन 2021 से लेकर 2024 का ये कार्यकाल चल रहा है। इस दौरान मदरसों के पंजीकरण के लिए जो वेबसाइट, पंजीकृत वेबसाइट होती है, इसके माध्यम से पंजीकरण का कार्य ही नहीं हुआ। तो यदि किसी संस्था का पंजीकरण करने का जो अध्यादेश है कि मानक है, उन मानक के अनुसार यदि संस्थान नहीं चल रहे हैं तो उन पर जरूर कार्रवाई कीजिए। और ऐसे तमाम संगठन, ऐसी तमाम एनजीओ, ऐसी तमाम ट्रस्ट जो इस प्रकार से विदेशी फंडिंग करती हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे देश या हमारे देशवासियों का या हमारे देश में अमन चैन की बात पे कहीं बात आएगी तो सबसे पहला मेरा प्रहार होगा उन तमाम लोगों के ऊपर और हमारी पार्टी का
प्रहार होगा तमाम उन लोगों के ऊपर जो असंवैधानिक तौर पे देश की अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, तौर पे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन यकीनन इस चीज को भी जानना बहुत आवश्यक है कि सन 2021 से लेकर 2024 आने वाला है। यदि मदरसे पंजीकृत हुए ही नहीं तो जब पंजीकरण हुआ ही नहीं तो न वो असंवैधानिक कहे जाएंगे, न वो गैर पंजीकृत कहे जाएंगे, न वो गैर मान्यता प्राप्त कहे जाएंगे। ये बड़ी बात कही है आपने नकवी साहब, ये बड़ी बात कही है, क्योंकि खामी एक तरीके से लगे कि सिस्टम की तरफ से ही खामी थी कि पंजीकरण की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पा रही थी। मदरसे जो संचालक हैं वो तो पंजीकरण कराना चाह रहे थे, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि पंजीकरण की प्रक्रिया सिस्टम की तरफ से पूरी नहीं की जा रही थी। यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो एक बड़ी टिप्पणी की गई जिसमें से राज्य सरकार की यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से जो वकील खड़े हुए उन्होंने कहा कि मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है नकवी साहब, वो शिक्षा 12वीं और 10वीं के लेवल की है। तो ऐसी नौकरियां, ऐसे रोजगार जहां पर स्नातक या परा स्नातक, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की जरूरत है, वहां पर मदरसे के छात्र अप्लाई नहीं कर पा रहे। इसी वजह से उनकी ये दलील थी कि उनको सही रोजगार नहीं मिल पा रहे। देखिए, प्राथमिक तौर पे जो आज तक का जो एक प्रचलन था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल से पहले की जो परिस्थिति थी, मैं बहुत आश्वस्त होकर बहुत ही खुले मन से ये चीज बोल रहा हूं कि तमाम ऐसे शिक्षण संस्थान में आधुनिक शिक्षा की ओर इतना ध्यान नहीं दिया गया था। और यकीनन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के बाद सबके साथ सबके विकास की जो उनकी कार्यशैली है उसके अनुसार ये कोशिश की गई कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से कैसे जोड़ना है, देश के अल्पसंख्यक समुदाय को आगे आगामी भविष्य में उनके लिए किन तरह के रोजगारों का उत्पन्न करना है। तो इन तमाम पहल के लिए हमें आधुनिक शिक्षा से जुड़ने की आवश्यकता थी। केवल इस्लामिक शिक्षा से इस्लामिक विकास उनका हो सकता है, उनके धार्मिक विकास की चीजों के बारे में उनको जानकारी हो सकती है, लेकिन आधुनिक शिक्षा के आधार पर जब सबके साथ सबके विकास की बात हुई, जब एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान की बात हुई, तब तमाम परिस्थितियां भी क्लियर हुई कि अब इन तरह के विकास से बहुमुखी विकास जब होगा, जब इनके चौमुखी विकास होंगे, तब ये मुख्य धारा से भी जुड़ेंगे और उस स्टैंड पे कैपेबल स्टैंड ले सकेंगे कि आने वाले समय में उनको भी मुख्य धारा से जोड़कर उनके विकास की बात की जा सके। उनके जो इस प्रकार की नकारात्मक सोच एक मुसलमान समुदाय के लिए मदरसे की शिक्षण संस्थान को लेकर एक जो नकारात्मक सोच थी उसको आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के बाद हम तमाम उन पहलुओं पे बात कर सकते हैं, हम तमाम उन रोजगार के सृजन पे बात कर सकते हैं जिससे आधुनिक शिक्षा से उनको संपन्न किया जा सके। ये बड़ा बेबाकी से आपने स्वीकार किया जफर साहब, और मैं इस प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने इस बड़ी एक खामी है इसको स्वीकार किया, क्योंकि जब तक हम खामी स्वीकार नहीं करेंगे उसको सुधारा नहीं जा सकता। इस दिशा में सरकारें कैसे काम कर रही हैं ये तो मदरसे में पढ़ने वाले शिक्षक और उसके संचालक ही बताएंगे। खैर, यहां पर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इसको संवैधानिक दर्जा दिया है, लेकिन एक शर्त के साथ एक शर्त ये लगा दी है कि जो पीजी के और रिसर्च के जो सिलेबस होगा, जो किताबें होंगी, उसका निर्धारण मदरसा बोर्ड नहीं कर सकेगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं तो खामी सुप्रीम कोर्ट को नजर आई होगी व्यवस्था में। जफर साहब, इसको लेकर आप क्या कहते हैं, और ये मदरसा बोर्ड के लिए कितना बड़ा देखिए, ये मदरसा बोर्ड के लिए झटका नहीं बल्कि मदरसा बोर्ड को आगामी भविष्य में कितना बेहतर से बेहतर सुधार के देश के अल्पसंख्यक एवं प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये जो पहल है। आज हम एनडीए घटक दल का हिस्सा क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा एक है कि हम शोषित वंचित समाज के उत्थान की बात करेंगे। हम शोषित वंचित समाज के शोषण के खिलाफ लामबंद है। हम तमाम उन नियत और नीति के खिलाफ है जिन धर्म के ठेकेदारों ने हमेशा देश के अल्पसंख्यक समुदाय का केवल शोषण और दोहन किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर हमारे सुप्रीमो के नेतृत्व में हम इस चीज के लिए आश्वस्त हैं कि शोषित वंचित समाज के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बेहतरीन कोई व्यक्तित्व न हो सकता है और न कोई व्यक्ति हो सकता है कि वो देश के विकास की बात केवल जबानी नहीं करते हैं, बल्कि समाज के उन पिछड़े हुए, दबे हुए, कुचले हुए लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। आज देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, तमाम देशव्यापी योजनाओं से उसी प्रकार से लाभान्वित किया जाता है जैसे कि बहुसंख्यक को किया जाता है। आज अगर विद्वेष भावना खत्म हुई है, आज अगर जाति स्वरूप खत्म हुआ है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना है। और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जो 22 साल से प्रयत्नशील थे कि वो शोषित वंचित समाज की आवाज बनेंगे, आज ऊपर वाले के करम से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज वो चीजें व्यवस्थित हो रही हैं। बिल्कुल, और क्योंकि आप सियासी व्यक्ति हैं, सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और देश में
और पूरे उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव का माहौल चल रहा है, क्या इस निर्णय का असर, जो सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा वर्डिक्ट दिया, इतना बड़ा फैसला दिया है, इसका असर कुछ चुनाव पर भी पड़ेगा? क्योंकि कहा तो यह जाता है कि आपकी जो पार्टी के प्रतिद्वंदी हैं, जो आपकी खिलाफत में, जो आपके विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी, आपका समाज सबसे ज्यादा उस पार्टी को पसंद करता है। तो ऐसे में आपके सुप्रीमो और आपकी मेहनत कैसे रंग ला पाएगी जफर नकवी साहब? देखिए बहुत मतलब एक कहा जाता है ना कि दीपावली स्कीम के तहत ऑफर मिल गया कि आज देश के अल्पसंख्यक समुदाय को जो इस प्रकार से बताया जा रहा था कि भाजपा की शासित सरकारों में तुम्हारे साथ केवल और केवल विश्वासघात होगा, आज हम जमीन पे जा जाकर लोगों को बता रहे हैं कि माननीय न्यायालय के जो पक्ष आए हैं वो भी तुम्हारे हित में आए हैं। देश की सरकार भी तुम्हारे विकास की बात करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ भी तुम्हारे सर्वांगीण विकास की बात करना चाहते हैं। आज तुम्हारे बच्चों को जो मुख्य धारा में जोड़ने का काम करी वो मौजूदा सरकार कर रही है। एनडीए के घटक दल आपके सहयोगी दल हैं और एनडीए के घटक दल की जो सर्वांगीण विकास की योजना है वो तमाम अल्पसंख्यक समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय को देश विकास की ओर अग्रसित करने के लिए लामबंद है। और यकीनन इस प्रकार के जो न्यायालय के फैसले आए हैं वो आज के देश के मुसलमानों के लिए भी एक बेहतरीन फैसला है कि यकीनन उन मुसलमानों को भी देश के न्यायालय पे, देश की सरकार पे और आगामी उनके उज्जवल भविष्य के लिए देश की सरकार किस प्रकार से लामबंद है ये आपके सामने स्पष्ट हो रहा है। तो इसमें वो जो आपके समाज जहां से आप ताल्लुक रखते हैं, मैं सीधा सीधा कहूं कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को क्यों ना चुने? आपको ही वोट क्यों दें? आपके पार्टनर को वोट क्यों दें? आप जिस गठबंधन में हैं, बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी, आपके बड़े भाई को क्यों चुने? अखिलेश यादव को क्यों छोड़े आपका समाज? देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने या फिर तमाम उन विपक्षी दल जिसमें न खुल के नाम कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी का ले सकता हूं, इन्होंने अभी पिछले चुनाव में भी कोशिश किया कि संविधान खतरे में है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तमाम ऐसे क्रियाकलाप किए जिससे कि देश के मुसलमानों को एक बार पुनः गुमराह करने की कोशिश की गई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देश के मुसलमानों को भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि तमाम ये ऐसे दल हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान किया है। तमाम ये ऐसे दल हैं जिन्होंने मुसलमानों का मीम लेने की इनकी हिम्मत नहीं होती है जब ये सत्ता के बाहर होते हैं। ये आपको सिर्फ और सिर्फ वोट समझते हैं, आपको गुमराह करते हैं, आपको सत्ताधारी दल के खिलाफ लामबंद करते हैं। और आने वाले आज भी देश के मुसलमानों को तमाम योजनाओं का लाभ क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव या कांग्रेस के राहुल गांधी दे रहे हैं? आज भी देश के मुसलमानों को योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम उन चीजों से, उन योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। तो देश के मुसलमानों को ये समझने की आवश्यकता है कि ये जिन्होंने तुम्हारी जाति और धर्म के आधार पर तुमको बांटने का काम किया, ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यूज करते हैं और तुमको उस तरह से टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। तो कम से कम नकवी साहब यहाँ पर लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि आपने टिश्यू पेपर की तरह यूज करने की बात कही, वो कह रहे हैं कि हम तो टिकट दे रहे हैं, 9 सीटों पर हमने 4 लोगों को टिकट दिए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी मुस्लिम वर्ग की तरफ से प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया। तो टिश्यू पेपर की तरह यूज करने का काम तो ऐसे में उनके मुताबिक अगर देखा जाए, क्योंकि टिकट उन्होंने दिया, भारतीय जनता पार्टी आपके समाज को टिकट हाल फिलहाल में किसी बड़े चुनाव में विधायक या सांसद पद के लिए नहीं दे रही है। इसको कैसे आप फिर अपने समाज को समझाएंगे? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस पर बेहतरीन जवाब भी आपको देना चाहूंगा अगर आप मुझे समय दें। देखिए इससे पहले कि जब अभी पार्षदी के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी जो कि हमारा घटक दल है, इसने बहुत से ऐसे सभासद प्रत्याशी भी उतारे, बहुत से चेयरमैन प्रत्याशी भी उतारे और उनमें से काफी लोग जीत के भी आए। तो अगर जो लोग कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना ही नहीं चाहते थे, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक दल के लोग अल्पसंख्यक समुदाय के बीच उनकी वास्तविक पृष्ठभूमि पे काम करके उनको समाज से जोड़ने का काम कर रहे हैं और एनडीए के घटक दलों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जुड़ने से फायदा क्या हो रहा है कि आज देश के अल्पसंख्यक समुदाय को यह मालूम हो गया है कि आपकी सोच के साथ कौन है, आपकी विचारधारा के साथ कौन है, आपके साथ न्याय करने वाला कौन है। तो तमाम चीजें जो इस तरह के भ्रामक चीजें फैला रखी थी, आज उनका अंत हो रहा है। लेकिन जफर नकवी साहब, अब मैं थोड़ा सा पर्सनल आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप सामाजिक क्षेत्र में हैं। आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में आप अपने आप को जनता की सेवा करने के लिए किस रूप में देख पा रहे हैं?
देखिए, मैं पार्टी का सेवक हूं और पार्टी का जो भी दिशा निर्देश है मैं उसके लिए काम करता हूं। हम अपने समुदाय की लड़ाई लड़ने के लिए आए, हम अपने समुदाय के शोषित वंचित समाज को न्याय दिलाने आए, हम अपने समुदाय के तमाम लोगों को उन भ्रामक नीतियों से बचाने आए हैं जिन्होंने हमेशा देश के अल्पसंख्यक समुदाय का केवल और केवल शोषण किया है। हम उन तमाम लोगों के लिए लामबंद है और कोशिश यही है और मेरा निवेदन भी मेरे लोगों से भी यही है और मैं जिस भी मंच पे जाता हूं या मैं उन नुक्कड़ सभाओं में जाता हूं, मैं उन तमाम लोगों से सिर्फ यही निवेदन करता हूं कि उन भ्रामक नीतियों से बाहर आइए जिन्होंने केवल आपका शोषण किया है, उनसे बाहर आकर अब देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए घटक दल में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की शोषित वंचित समाज की आवाज बनिए ताकि आपका भी विकास हो सके और देश का सर्वांगीण विकास हो सके, क्योंकि देश को गुमराह करने वाले लोगों से यदि बचा जाएगा तो यकीनन हमारे देश का विकास होगा और यकीनन हमारा देश उस स्थान पे पहुंच सकता है जहां का हम स्वप्न देखते हैं और अपने समुदाय को भी हम वहां पे आश्वस्त कर सकते हैं। इंटरव्यू के अंत की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जफर जी। मैं यहां पर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दो विकल्प अगर दिए जाएं आपके मुताबिक, एक कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम का वो स्कूल जिसमें पढ़कर जो मॉडर्न एजुकेशन इस समय चल रही है वो हासिल की जाए या मदरसे में बच्चों को भेजा जाए, दो में से आपकी क्या प्राथमिकता होगी या फिर दोनों में भेजना चाहेंगे आप? नहीं, बीइंग अ मुस्लिम पर्सन मैंने भी क्लास 5 तक मदरसे से एजुकेशन कंप्लीट की एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंग्लिश में भी कंप्लीटली आपसे डिबेट कर सकता हूँ और मल्टीपल भाषाओं में भी कर सकता हूँ। तो मदरसे की शिक्षा को हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी उसमें तौहीन है या फिर उस मदरसे की शिक्षा में शिक्षा का स्तर डाउन है, लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं कमियां ये हैं कि हम आधुनिक शिक्षा की ओर वहां जोर नहीं दे पाते हैं। तो जितना भी बेहतर से बेहतर, योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा समाज के विकास की बात की है। योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा ये सोचा है कि मुख्य धारा में लोगों को जोड़ा जाए, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाना है। तो यकीनन मॉडर्न एजुकेशन के साथ तमाम वो टेक्निकल एजुकेशन भी मदरसे में सुचारू रूप से संचालित की जाए, जिससे आने वाले समय में देश के समाज जो अल्पसंख्यक अपने आप को कहता है, जो ये कहता है कि मेरा शोषण हुआ है, जिसको विकास करने का मौका नहीं मिला, उसको भी विकास की ओर अग्रसित किया जाए। अभी जो 9 सीटों को लेकर वोटिंग होगी, इसमें से आपकी पार्टी, आपके जो गठबंधन साझीदार हैं, कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं कि आपको जीतोगे? और जो सवाल का जवाब है बहुत गंभीरता से दीजिएगा जफर साहब, क्योंकि जिस दिन नतीजे आएंगे 5 मिनट में, उस दिन भी आपके साथ बैठूंगा। नहीं, आप यकीनन मेरे साथ बैठेंगे। वी आर गोइंग टू विन 9-9, उसमें कोई इफ और बट नहीं है, क्योंकि देश को गुमराह करने वालों ने एक बार गुमराह कर लिया है और जनता इनके गुमराह होने के नाते देख चुकी है कि उससे क्या नुकसान हो रहा है और क्या फायदा हो रहा है। क्योंकि एक जीता हुआ विधायक, एक जीता हुआ सांसद जो काम करवा सकता है, एक विपक्षी दल का नेता जो सत्ता में नहीं है उसके लिए उसकी मुश्किलें आती है। तो यकीनन देश की जनता भी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सो कॉल्ड गठबंधन वाले नेताओं को कहीं तरजीह नहीं देने वाली और यकीनन एनडीए गठबंधन दल के तमाम लोग जीतने वाले हैं और हम आपके साथ उस दिन भी बैठेंगे और इसी खुशी के साथ, इसी यकीन के साथ और इसी विश्वास के साथ आपसे बात करेंगे कि आज फिर देख लीजिए कि हम 9 में 9 जीत के आए हैं और उन गुमराह करने वालों को, भ्रामक तरह की भ्रांतियां फैलाने वालों को जनता ने जवाब दे दिया है। जी बिल्कुल जफर नकवी साहब, आपने बिल्कुल बेबाकी के साथ एक एक सवाल का जवाब दिया और पवन की पंचायत कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जो गठबंधन साझीदार हैं वो चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें और जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन एक बार फिर आपके साथ बैठेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। एक बार फिर से आपको नमस्कार है नकवी साहब, और दर्शकों आपको भी नमस्कार। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। पवन की पंचायत में अगले एपिसोड में फिर एक नए मुलाकात के एक मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धर्म, अधर्म और जन सरोकार, हर मुद्दे पर होगी बात। पक्ष विपक्ष सबकी जवाबदेही होगी तय। अब न कोई चिंता, न कोई भय, भ्रष्ट लापरवाहों की खड़ी होगी खाट। उपद्रवियों की पंचायत में लगेगी वोट। देखिए पवन की पंचायत मेरे साथ सिर्फ A1 हिंदुस्तान पर।